हेलो स्टूडेंट्स, हम इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन को स्टडी कर रहे थे और अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने 7th चैप्टर को स्टार्ट किया था जो कि है फंडामेंटल राइट्स। और स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट्स। स्टूडेंट एक्सेप्शंस टू फंडामेंटल राइट में हम 3 आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं, जिसमें पहला आर्टिकल आता है आर्टिकल 31A, दूसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 31B और तीसरा आर्टिकल आता है आर्टिकल 31C। स्टूडेंट, जो राइट टू प्रॉपर्टी था ये क्या है, ओरिजिनली हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता था, लेकिन क्या है उसको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू क्या कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बना दिया गया। और अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A में आता है, ठीक है। और इसको क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 12 में दिया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट, जब क्या हुआ कि जब राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाकर एक लीगल राइट बनाया गया तो उस टाइम पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट अमेंडमेंट्स किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट, उस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो 3 नए आर्टिकल्स हैं जिनको कि हम आज के अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, इनको इंसर्ट किया गया, ठीक है। जिसमें से कि स्टूडेंट जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31A है, उसमें हम पढ़ते हैं सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स। स्टूडेंट, जो ये वर्ड है ई स्टेट, इसका मीन्स होता है कि कोई भी क्या हो, कोई भी प्रॉपर्टी हो उसको ई स्टेट कहा जाता है, या फिर कोई भी क्या हो एग्रीकल्चरल लैंड हो, या फिर इस टाइप की कोई भी सिमिलर ग्रांट हो, उसको क्या कहेंगे हम, ई स्टेट कहेंगे। ई स्टेट जनरली किसके लिए यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हो रहा है, कोई भी एग्रीकल्चरल लैंड है उसके लिए यूज़ हो रहा है, या फिर इसी टाइप की कोई भी सिमिलर ग्रांट हो उसको भी क्या कहा जाएगा, ई स्टेट कहा जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया कि क्या किया गया, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब राइट टू प्रॉपर्टी पहले क्या था, एक फंडामेंटल राइट था, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको अब एक लीगल राइट बना दिया गया। तो उसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, डिफरेंट अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है, जिसमें कि इन 3 आर्टिकल्स को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, जिसमें से कि पहला आर्टिकल था आर्टिकल 31A। तो स्टूडेंट, जो ये आर्टिकल 31A है, इसमें क्या किया गया, स्टेट के द्वारा कुछ जो सर्टेन 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं, ठीक है, उन पर क्या है, जो 5 कैटेगरीज हैं उन पर क्या है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो ई स्टेट्स हैं, उनसे उनके एक्विजिशन से रिलेटेड क्या है, लॉज को बनाकर स्टेट के द्वारा उनको सेव कर लिया गया, गवर्नमेंट के द्वारा उनको सुरक्षित कर लिया गया। और ये जो आर्टिकल 31A है स्टूडेंट, इसमें ये कहा गया कि इन लॉज पर क्या होगा, कोई भी पर्सन फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के बेसिस पर इन लॉज को, जो कि आर्टिकल 31A के अंडर 5 कैटेगरीज में स्टेट ने अपने लिए इनको सेव किया है, इन पर जो लॉज बनाने की पावर होगी वो किसके पास होगी, स्टेट के पास होगी। और कोई भी पर्सन फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के बेसिस पर ये आर्टिकल 31A के अंडर जो 5 कैटेगरीज के लॉज हैं उनको क्या है, उनको अबॉलिश नहीं कर सकता है और उनको चैलेंज नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर, ठीक है। इसको हम इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, आर्टिकल 31A कहते हैं। और इसमें क्या प्रोविज़न है, सेविंग ऑफ लॉज। जैसा कि क्या है स्टूडेंट, सेविंग ऑफ लॉज, स्टेट के द्वारा क्या किए गए, कुछ लॉज को बनाकर उनको सेव कर दिया गया, जिसमें कि क्या है, अभी हम आगे पढ़ेंगे जब इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि इसमें क्या किया गया था, स्टेट के द्वारा 5 कैटेगरीज जो थी, जो कि किससे रिलेटेड थी, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थी, और जो कॉमर्स से रिलेटेड थी, और जो कि क्या हो,
साथ ही जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मैटर्स थे उनको इंक्लूड किया गया था, ठीक है। और स्टेट ने उस पर क्या है अपनी जो ऑथराइज पावर थी, उन पर जो लॉज बनाने की पावर थी वो अपने लिए उनको सेव कर लिया था और ख़ुद को ये पावर दी थी कि क्या होगा, स्टेट के द्वारा ही इन 5 कैटेगरीज़ के लिए लॉ बनाया जाएगा। 5 कैटेगरीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर जो लॉज बनाने का जो राइट होगा वो किसके पास होगा, स्टेट के पास होगा। स्टूडेंट जो नेक्स्ट है इसमें वो है आर्टिकल 31B। और स्टूडेंट इसमें हम पढ़ेंगे वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। स्टूडेंट जो आर्टिकल 31B है उसमें क्या किया जाता है, इसमें जो हमारे जो क्या होता है, जो भी लॉज होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, कुछ लॉज को और जो एक्ट्स होते हैं उनको 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाता है ताकि स्टूडेंट क्या ना किया जा सके, उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके और उनको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में क्या है चैलेंज ना किया जा सके, ठीक है। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, अंडर आर्टिकल 31B कुछ जो सर्टेन लॉज एंड जो एक्ट से जो रेगुलेशन से उनको क्या कर दिया गया, किस में ऐड कर दिया गया, 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो 9th शेड्यूल होता है उसमें पहले तक 1973 से पहले तक उसमें क्या प्रोविज़न था कि अगर किसी भी लॉ को क्या है 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाता है तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, तब 9th शेड्यूल में अगर किसी भी लॉ को इंक्लूड किया जा रहा है तो उस लॉ का जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा, ठीक है। उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है आर्टिकल 31B को गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था और उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसको भी हम डिटेल से अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। और स्टूडेंट जो इसमें जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है आर्टिकल 31C। इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 31C में कहा गया सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसमें क्या किया गया है, सेविंग ऑफ लॉज, ऐसे लॉज को सेव किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, ऐसे नियम कानूनों को सुरक्षित किया गया है जो कि क्या करते हों, जो कि प्रभाव देते हों, गिविंग इफेक्ट जो क्या करते हों, जो कि प्रभावी बनाते हो, इन्फोर्समेंट करते हो, किसका, सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, जो क्या है कुछ जो निश्चित जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनका क्या करता है, उनको प्रभावी बनाता है, उनका इन्फोर्समेंट करता है। ऐसे कुछ लॉज को गवर्नमेंट के द्वारा बनाकर, पार्लियामेंट के द्वारा बनाकर क्या किया गया था, सेव किया गया था अंडर आर्टिकल 31C। इसको भी हम अपने इस लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट इसमें जो सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 31A को अब डिटेल में पढ़ते हैं। स्टूडेंट इसका जो सब्जेक्ट मैटर है आर्टिकल 31A का वो क्या है, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ई स्टेट्स का मतलब क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई भी क्या है प्रॉपर्टी हो, एग्रीकल्चरल लैंड हो या फिर उस टाइप की कोई भी ग्रांट हो, ठीक है, या किसी के भी द्वारा कोई दी गई जागीर हो, ठीक है, मुआफ़ी हो, या फिर क्या हो, कोई भी एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए कोई भी लैंड एक्वायर की गई हो, उसको भी क्या कहा जाएगा, ई स्टेट कहा जाएगा। जबकि स्टूडेंट तमिलनाडु और केरला में से क्या कहा जाता है, ई स्टेट को तमिलनाडु और केरला में कहा जाता है जन्माम, ठीक है, JANMAM, जन्माम कहा जाता है तमिलनाडु और केरला में ई स्टेट को। तो स्टूडेंट अंडर आर्टिकल 31A में हम यही पढ़ते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, जो 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ थे, जो क्या थी 5 ऐसी कैटेगरीज लॉ की बनाई गई, 5 ऐसे नियम कानूनों की जो कैटेगरी थी उनको क्या किया गया, बनाया गया और उनको सेव कर दिया गया, ठीक है, अलग से संरक्षित कर दिया गया, अलग से सुरक्षित कर दिया जाए ताकि उनको क्या है, कोई भी पर्सन से अगर क्या है, किसी भी पर्सन के अगर इन लॉज का जो कि ये नियम कानून बनाए गए हैं अंडर आर्टिकल 31A स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनका अगर क्या है फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्रावेंशन होता है, उनसे कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो क्या है
उनको इस बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज ना किया जा सके या इनवैलिडेट ना ठहराया जा सके। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सर्टेन 5 कैटेगरीज के लॉज को बनाकर उनको अंडर आर्टिकल 31A सेव कर दिया गया, ताकि अगर कोई भी पर्सन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के लिए क्या हो, वायलेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या है, उनको उस बेसिस पर चैलेंज ना कर पाए। ठीक है, और ना ही जो आर्टिकल 31A के अंदर जो भी लॉज को सेव किया गया है उनको इनवैलिडेट ना किया जा सके। वो क्या है, आर्टिकल 31A के द्वारा जो 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं उनको स्टेट ने अपने लिए क्या कर लिया, ऑथराइज कर लिया। दे आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म्स। स्टूडेंट्स, जो ये क्या थे, जो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लॉज बनाए गए थे, जो 5 कैटेगरीज के अंदर थे, उसमें क्या क्या थे, वो किससे रिलेटेड थे, वो एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे और इंडस्ट्री से रिलेटेड थे और साथ ही कॉमर्स से रिलेटेड थे। और स्टूडेंट, इसमें जो 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज थी उसमें क्या क्या आते हैं, इसको हम स्टडी करते हैं। इसमें पहला था एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट एंड रिलेटेड राइट्स बाय द स्टेट। ये कहा गया था स्टूडेंट कि क्या है, स्टेट के द्वारा किसी भी प्रॉपर्टी का, किसी भी जागीर का, किसी भी इनाम का, किसी भी ग्रांट का अगर एक्विजिशन करना है, उसका क्या करना है, उसको एक्वायर किया जाना है किसी भी प्रॉपर्टी को, तो उससे रिलेटेड जो भी राइट हैं, ठीक है, वो सब किसके पास होंगे, उन सब पर जो भी लॉज बनाने की जो पावर होगी वो किसके पास होगी, स्टेट के पास होगी। इस चीज़ के लिए स्टेट को ऑथराइज किया गया था। और स्टूडेंट, जो ये आर्टिकल 31A था, इसमें क्या था, 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज में से जो सेकंड कैटेगरी ऑफ लॉ था उसमें क्या इंक्लूड थे, टेकिंग ओवर द मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाय द स्टेट। इसमें क्या कहा गया था कि जो स्टेट है उसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो भी स्टेट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर जो सारा कंट्रोल होगा वो किसके, वो कौन, उसके लिए कौन ऑथराइज होगा, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को ही ऑथराइज किया गया था। मींस कि स्टेट को इस चीज़ का राइट था कि वो क्या कर सकती है, स्टेट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनका मैनेजमेंट अपने अकॉर्डिंग कर सकती है। स्टूडेंट, जो इसमें थर्ड कैटेगरी ऑफ लॉ जो थे, जो कि क्या है, जिनको कि स्टेट के द्वारा अपने लिए सेव किया गया था अंडर आर्टिकल 31A, वो था अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन। मींस कि जो भी कॉरपोरेशंस हैं, जो भी निगम हैं, उनका क्या है, उनको क्या करना है, अगर विलय करना है, उनको आपस में मिलाना है, 2 या 2 से अधिक कॉरपोरेशंस का जब क्या होता है, आपस में मिलाकर एक कॉरपोरेशन बना दी जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, अमलगमेशन ऑफ कॉरपोरेशन कहते हैं। तो इस चीज़ का राइट भी स्टेट गवर्नमेंट के पास था। नेक्स्ट है स्टूडेंट, फोर्थ जो कैटेगरी ऑफ लॉ थे वो थे एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ कॉरपोरेशंस। इसमें यह कहा गया था कि स्टेट के पास इस चीज़ का राइट था कि वो क्या कर सकते हैं कि जो भी डायरेक्टर्स हैं किसी भी कॉरपोरेशन के, किसी भी निगम के, या फिर जो क्या है शेयर होल्डर्स हैं, मींस कि क्या है, जो निवेशक हैं, उनके जो भी राइट्स हैं उनको समाप्त करना, या फिर जो डायरेक्टर या जो शेयर होल्डर हैं उनके जो राइट्स हैं उनको मॉडिफाई करना। ये इन सब की जो पावर थी, इन सब का जो राइट था, वो भी किसके पास था, गवर्नमेंट के पास था, स्टेट गवर्नमेंट के पास इस चीज़ का राइट था कि वो क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके जो राइट्स हैं उनको कौन कौन से राइट दिए जाने हैं, या फिर उनके राइट्स में क्या मॉडिफिकेशन किया जाना है, या फिर उनके राइट्स को समाप्त करना है। ये सब चीज़ें स्टेट के द्वारा देखी जाएंगी और स्टेट के कंट्रोल में रहेंगी। और स्टूडेंट, इसमें फिफ्थ कैटेगरी ऑफ लॉज में आता था जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 31A सेव कर लिए गए थे। उसमें था एक्सटिंग्विशमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ माइनिंग लीजेस। ठीक है, माइनिंग लीजेस मीन्स स्टूडेंट जो क्या होती हैं, जो कि माइंस होती हैं, जो कि क्या होती है, खनन पट्टे होते हैं, उनके लिए क्या होता है, लीज पर लिए जाते हैं माइनिंग के लिए। उनसे रिलेटेड जो भी क्या है एक्सटिंग्विशमेंट है
हैं उनसे रिलेटेड जो भी राइट्स हैं उनको समाप्त कर देना, ठीक है, या फिर उनको क्या करना, मॉडिफाई करना। माइनिंग लीजेस से रिलेटेड जो भी राइट्स थे वो किसके पास थे, वो सारे उनको भी मॉडिफिकेशन करने का राइट या उनको समाप्त करने का राइट भी किसके पास था, स्टेट गवर्नमेंट के पास था। और इसको अंडर आर्टिकल 31A स्टेट ने अपने लिए क्या कर लिया था, सेव कर लिया था। Article 31A does not immunize a state law from judicial review unless it has been reserved for the president's consideration and has received his assent। लेकिन स्टूडेंट ये कहा गया था कि जैसा कि हमने अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि आर्टिकल 31 में क्या किया गया था, 5 कैटेगरीज ऑफ लॉ को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपने लिए सुरक्षित कर लिया गया था, सेव कर लिया गया था, ताकि उनको क्या है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन के बेसिस पर क्या है, उनको चैलेंज ना कर पाए, ठीक है, उनको इनवैलिडेट ना कर पाए। तो स्टूडेंट क्या था, इसी बेसिस पर क्या किया गया था, ये कहा गया कि हाँ अभी तक उनको चैलेंज तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अंडर आर्टिकल 31A के अंदर जो भी 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसको तब तक चैलेंज नहीं किया जा सकता है जब तक कि क्या हो, ये कहा गया कि उसको अगर प्रेसिडेंट ने क्या है, उसको अपना कंसिडरेशन नहीं दिया है, ठीक है, या फिर जब तक कि प्रेसिडेंट का उस पर क्या हो, असेंट ना आ जाए, उसकी सहमति ना आ जाए प्रेसिडेंट की, तब तक क्या है, आर्टिकल 31A के अंडर अगर किसी भी लॉ को स्टेट के द्वारा जोड़ा जाता है तो तब तक क्या है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। उसे जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस से इम्यूनाइजेशन नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, मीन्स उसे जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस से छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि क्या ना हो, जब तक कि क्या किया गया हो, उसे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया गया हो, या फिर जब तक उसे प्रेसिडेंट की कंसेंट जो है वो, या उनकी असेंट यानी उनकी जो सहमति है वो प्राप्त ना हो गई हो, तब तक क्या किया जाएगा। स्टूडेंट ऐसा इसलिए बताया गया है क्योंकि जब भी क्या है, कोई भी प्रोविज़न बनता है, कोई भी एक्ट बनता है, तो उसके लिए क्या होता है, पहले प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन चाहिए होता है और प्रेसिडेंट का उसमें असेंट चाहिए होता है, यानी उसकी सहमति चाहिए होती है। अगर प्रेसिडेंट क्या है, उस लॉ को मना कर देते हैं तो वो क्या है, वो लॉ या वो रेगुलेशन क्या है, एक्ट नहीं बनता है, ठीक है, वो लॉ नहीं बनता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर जब तक प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन उसको नहीं मिलता है, या फिर उस लॉ को या उस एक्ट को स्टेट ने क्या है, प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रिजर्व किया है, तो तब तक क्या रहेगा, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। उसे तब तक जुडिशियल रिव्यू के प्रोसेस से छूट नहीं दी जा सकती है, उसे जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनाइजेशन नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है, ठीक है, ये कहा गया था। और साथ ही स्टूडेंट ये कहा गया कि जब अगर क्या है, अगर प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे देते हैं और उसके बाद क्या है, वो लॉ बन जाता है, तो अंडर आर्टिकल 31A फिर क्या होगा, उसको जुडिशियल रिव्यू से क्या कर दिया जाएगा, इम्यूनाइजेशन दे दिया जाएगा और उसको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। This article also provides for the payment of compensation at market value when the state acquires the land held by a person under his personal cultivation and the land is within the statutory ceiling limits। स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि जो ये आर्टिकल 31A है, ये क्या करता है, ये इस चीज़ को बताता है कि अगर स्टेट के द्वारा क्या किया जाता है, जब स्टेट के द्वारा किसी भी लैंड को एक्वायर किया जाता है जो कि क्या हो, किसी भी पर्सन की जो पर्सनल कल्टीवेशन हो उसके अंडर आता हो, और साथ ही वो लैंड क्या हो, स्टैचुटरी सीलिंग लिमिट्स के अंडर हो, क्या हो, वो लैंड क्या हो, स्टैचुटरी सीलिंग लिमिट्स के अंडर हो, तो तब क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा उस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए उस पर्सन को क्या किया जाएगा, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन दिया जाएगा एट मार्केट वैल्यू के बेसिस पर उस प्रॉपर्टी की जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी पर्सन की जो क्या है पर्सनल कल्टीवेशन के अंडर है
और वो जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, वो क्या है, स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के अंडर आती है। वो क्या है, किसी भी स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स को क्या करती है, क्रॉस नहीं करती है। तो तब उस सिचुएशन में क्या होगा, स्टेट इस चीज़ के लिए लायबल होता है कि वो क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बेसिस पर, मार्केट वैल्यू पर क्या देगा, उस पर्सन को पेमेंट ऑफ कंपनसेशन देगा। ठीक है, कंपनसेशन का पेमेंट करेगा और कितना, जितना कि उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होगी उतना उसको कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाएगा स्टेट के द्वारा अंडर आर्टिकल 31A में। ये प्रावधान, ये प्रोविजंस किए गए हैं। तो स्टूडेंट, हमने आर्टिकल 31A को समझ लिया। ठीक है, जिसमें कि हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या था, स्टेट के द्वारा कुछ 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को क्या है, अपने लिए सेव कर लिया गया था और इन 5 कैटेगरीज पर जिसको भी जो भी लॉज बनाने की पावर होगी वो किसके पास होगी, वो स्टेट के पास होगी। और ये बताया कि जो आर्टिकल 31A है उसके अंदर जो भी लॉज बनते हैं उनको क्या है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही हमने इसके लास्ट पॉइंट में ये पढ़ा कि अगर क्या है, स्टेट के द्वारा किसी भी पर्सन की जो पर्सनल कैपेसिटी है, पर्सनल कल्टीवेशन है, उसके अंडर किसी भी लैंड को क्या है, किसी पर्सन की वो स्टेट के द्वारा एक्वायर किया जाता है, जो कि क्या हो, ऐसी लैंड हो जो कि स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट्स के अंदर आती हो, तो स्टेट क्या करेगा, उस प्रॉपर्टी के एक्विजिशन के लिए उस पर्सन को कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, उस प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू के बराबर का कंपनसेशन का पेमेंट स्टेट के द्वारा दिया जाएगा उस पर्सन को अंडर आर्टिकल 31A। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया आर्टिकल 31A को। तो स्टूडेंट, अब स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट आर्टिकल, जो कि है आर्टिकल 31B। ठीक है, जिसमें कि हम पढ़ेंगे वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। स्टूडेंट, जो ये आर्टिकल 31B है उसमें क्या किया गया कि कुछ एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं उनको क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पहले बनाया गया और उनको इस आर्टिकल 31B के थ्रू उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया। जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि अगर 9th शेड्यूल में क्या है, 1973 से पहले तक ये कंडीशन थी, ये सिचुएशन थी कि क्या था, अगर कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया जाता है तो उसको क्या है, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है और उसको क्या है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट, क्या किया गया, इसी के लिए ये एक्ट लाया गया, ये आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया, इसमें जो कुछ एक्ट्स थे, जो कि रेगुलेशंस थे, जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे, उनको क्या कर दिया गया, 9th शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया, 9th शेड्यूल में इंसर्ट कर दिया गया, जिससे कि क्या किया जा सके, जिससे कि उनको इस चीज़ से बचाया जा सके कि अगर कोई भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो इस बेसिस पर इन जो ये लॉज बनाए गए हैं, जो ये एक्ट्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, इनको किसी भी पर्सन के द्वारा चैलेंज नहीं किया जा सके। इसीलिए इनको क्या किया गया, संरक्षित करके 9th शेड्यूल में डाल दिया गया। ठीक है, The scope of Article 31B is wider than Article 31A। और स्टूडेंट, ये कहा गया है कि जो आर्टिकल 31B है उसका स्कोप क्या है, आर्टिकल 31A से ज़्यादा है। स्टूडेंट, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था जो आर्टिकल 31A है, इसमें हमने पढ़ा था कि स्टेट के द्वारा क्या किया गया था, 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज को सेव किया गया था। जबकि स्टूडेंट, ये क्या है, जो आर्टिकल 31B है, इसमें क्या किया गया है, ऐसे जो भी एक्ट्स और रेगुलेशंस हैं उनको 9th शेड्यूल में इंक्लूड कर दिया गया है और उनको क्या है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो आर्टिकल 31B है उसमें क्या है,
उसमें कोई भी लॉ आता है जिसको कि 9th शेड्यूल में डाला गया हो, ठीक है, चाहे वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा लॉ हो जो कि क्या हो, जो आर्टिकल 31A के अंदर जो 5 कैटेगरीज हैं उनमें वो लॉज आता हो, चाहे वो लॉ नहीं आता हो, तब भी आर्टिकल 31A क्या करता है, 9th शेड्यूल में जितने भी लॉ डाले गए हैं उन 9th शेड्यूल में क्या है, जितने भी लॉ एंड एक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डाला गया है वो क्या करेंगे, वो सब के सब सभी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन से बचाते हैं, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, चाहे क्या हो, वो उन एक्ट से भी कहा गया है कि उसमें वो लॉज भी हो सकते हैं कि जो कि हमने अंडर आर्टिकल 31A उनको स्टेट गवर्नमेंट के अंडर क्या किया था, उनको सेव किया था, या फिर वो लॉ उसमें इंक्लूड हो या ना हो, क्या हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आर्टिकल 31B है वो क्या करता है, वो उसमें क्या है, कोई भी लॉ इंक्लूड किया गया है जो कि 9th शेड्यूल में आता हो, ठीक है, और उसमें क्या है, सभी फंडामेंटल राइट से उसको क्या दी गई है, उसके वायलेशन से उसको इम्यूनाइज किया गया है 9th शेड्यूल को, ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि जो आर्टिकल 31B है वो क्या है, वाइड, जो उसका स्कोप है वो क्या है, वाइडर देन आर्टिकल 31A है। जबकि स्टूडेंट आर्टिकल 31A में क्या था, केवल क्या थी, सर्टेन 5 कैटेगरीज ऑफ लॉज थे, उनको ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया था, सेव किया गया था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया, आर्टिकल 31B के थ्रू जितने भी एक्ट्स और रेगुलेशंस थे जो कि क्या थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, ई स्टेट्स से रिलेटेड थे, उन सबको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था, ताकि कोई भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पर उनको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज ना कर पाए। तो स्टूडेंट क्या है, इसमें वो सभी एक्ट्स आ जाते हैं जो आर्टिकल 31B है, उसमें क्या है, वो सभी एक्ट्स आ जाते हैं, चाहे उसमें से कोई भी ऐसा एक्ट हो जो कि आर्टिकल 31A की जो 5 कैटेगरीज हैं वो भी उसमें आ सकती हैं, या फिर उसके अलावा क्या हो, बाहर के कोई भी लॉ हो, वो सब भी क्या है 9th शेड्यूल में अब डाल दिए गए थे। तो ये कहा कि क्या है कि कोई ऐसा जो आर्टिकल 31A के लॉज को भी डाल दिया गया, और साथ ही क्या हो, उसके बाहर के जो भी राइट्स हैं जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उनको भी क्या कर दिया गया, इम्यूनिटी प्रोवाइड करा दी गई अंडर आर्टिकल 31B। 9th शेड्यूल में सबको इंक्लूड कर दिया गया। तो इसीलिए कहा गया है कि जो आर्टिकल 31B है उसका जो स्कोप है, जो उसका वर्किंग फील्ड है वो क्या है, वो आर्टिकल 31A से वाइड है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें ही कि जो ये वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन है, जिसको कि हम आर्टिकल 31B हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें कि क्या हुआ था स्टूडेंट, IR कोहलो केस हुआ था 2007 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सिग्निफिकेंट केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीज़न देती है कि जिसमें ये कहा जाता है कि क्या है कि 9th शेड्यूल में क्या है, जो लॉज इंक्लूड किए गए हैं उनको क्या नहीं प्रोवाइड कराया जा सकता है, उनको जुडिशियल रिव्यू से क्या है, इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराई जा सकती है, ठीक है। IR कोहलो केस में 2007 के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि क्या है, जो 9th शेड्यूल के अंदर जो भी रूल हैं, जो भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस डाले गए हैं उनको क्या है, अब जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी, ठीक है। अब मीन्स ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो 9th शेड्यूल के अंडर जो भी लॉज आते हैं अब उनको भी क्या किया जाएगा, उनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। द कोर्ट हेल्ड दैट द जुडिशियल रिव्यू इज़ ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा IR कोहलो केस 2007 में ये कहा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू है ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक फीचर है। तो क्या है, इसको क्या है कि किसी भी लॉ को 9th शेड्यूल में ऐड करके उसको जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस से नहीं बचाया जा सकता है, ठीक है।
It said that the laws placed under the 9th schedule after 24th April 1973 are open to challenge in court. ये कहा गया स्टूडेंट आई आर कोहेलो केस 2007 में कि क्या है 9th शेड्यूल में अब जो कि क्या है 24th अप्रैल 1973 के बाद से, ठीक है, 24th अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में जिन भी लॉज को डाला जाएगा, जिन भी लॉज को, जिन भी कानूनों को प्लेस किया जाएगा 9 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा, अब उन सब लॉज का क्या किया जाएगा, उनको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर क्या है कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और उनका जुडिशियल रिव्यू के लिए वो क्या है अब ओपन है, ठीक है। ये कहा गया था हमारे आई.आर. कोहलो केस 2007 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। ये डिसीज़न दे दिया गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर कोई भी लॉ बनाया जाता है और उसको 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया जाता है, कोई भी ऐसा लॉ जिसको कि 24 अप्रैल 1973 के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है, तो उसका क्या किया जा सकता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है और उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, ठीक है। It was on April 24, 1973 that the Supreme Court first propounded the doctrine of basic structure or basic feature of the Constitution in its landmark verdict in the केशवानंद भारती केस, ठीक है, 1973। स्टूडेंट जो 24 अप्रैल 1973 को क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक फीचर है, इस चीज़ को क्या किया था, इस कॉन्सेप्ट को पहली बार बताया था कि जो जुडिशियल रिव्यू है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है, उसमें क्या है कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये कहा गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बेसिक फीचर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको किसी भी अमेंडमेंट के थ्रू क्या है चेंज नहीं किया जा सकता है। और ऐसा डिसीजन दिया गया था केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के थ्रू 1973 में, ठीक है। Originally in 1951 the 9th schedule contained only 13 acts. स्टूडेंट जो ये 9th शेड्यूल है इसमें क्या थे 1951 में केवल 13 एक्ट्स थे, लेकिन क्या है 2016 तक क्या है उसमें जो नंबर ऑफ एक्ट्स हैं वो कितने हो गए, जो कि किससे रिलेटेड थे, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे और कॉमर्स से रिलेटेड थे, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थे, लैंड से रिलेटेड थे, एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म से जो भी रिलेटेड थे, वो लॉज अब कितने हो गए 2016 तक वो हो गए 282, ठीक है। जबकि 1951 में 9 शेड्यूल के अंदर 13 एक्ट्स को ऐड किया गया था और अब कितने एक्ट्स हैं जो कि 9 शेड्यूल में इंक्लूडेड हैं, वो हैं 282 एक्ट्स। Of these, the acts and regulations of the state legislature deal with the land reforms and the abolition of जमींदारी system, and that of the parliament deal with other matters. स्टूडेंट इसमें ये बताया गया है कि जो ये 9th शेड्यूल है इसमें क्या है, इसमें स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो क्या होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो भी लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो सब एक्ट्स एंड रेगुलेशंस आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हों और साथ ही क्या हों स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए एक्ट्स या रेगुलेशंस आते हैं जो कि जमींदारी सिस्टम का क्या करते हों, जमींदारी सिस्टम का अबॉलिशन करते हों, जमींदारी सिस्टम का उन्मूलन करते हों। एंड दैट ऑफ द पार्लियामेंट डील विद अदर मैटर्स, और इसमें क्या है कुछ ऐसे 9th शेड्यूल में कुछ ऐसे मैटर्स को भी डाला गया है, कुछ ऐसे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को भी डाला गया है जिनको कि क्या है पार्लियामेंट जो है वो अदर मैटर्स के संग उनको जो डील करती है, कुछ ऐसे एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को भी जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं उनको भी जो कि किसी अन्य मुद्दों से रिलेटेड हैं उनको भी क्या है इस 9th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया है, जो कि ओरिजिनली कितने थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 13 एक्ट्स थे 1951 में, जबकि 2016 तक ये कितने हो गए ऐड होकर 282, अब इनका नंबर इतना हो गया है, ठीक है। मीन्स स्टूडेंट
कि अब क्या है, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 9th शेड्यूल है उसमें जो भी स्टेट लेजिस्लेचर के जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड हैं, जो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम से रिलेटेड हैं, या पार्लियामेंट के किसी भी अन्य मुद्दों से रिलेटेड जो मामले हैं, जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस हैं स्टेट लेजिस्लेचर के, वो सब क्या है इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, जो कि अब क्या है लगभग 282 हो गए हैं प्रेजेंट में। 9th शेड्यूल के अंडर इतने एक्ट्स एंड रेगुलेशंस को कवर किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 31C, ठीक है, जिसमें कि क्या कहा गया है, सेविंग ऑफ लॉज गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। स्टूडेंट इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या है, इसमें कुछ लॉज को सेव कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि क्या किया जा सके, कुछ सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इफेक्ट दिया जा सके, उनको क्या किया जा सके, इन्फोर्स किया जा सके। और वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कौन से थे जिनके इन्फोर्समेंट की बात की गई है, जिनके इन्फोर्समेंट के लिए लॉज को बनाकर सेव किया गया है, वो थे आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C, ठीक है, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, जो कि क्या है हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। स्टूडेंट क्या है वो, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। इसके जो भी हैं, इसके अंतर्गत जो भी लॉज बनाए गए हैं, इसमें जो आर्टिकल 31C है इसके अंदर ये कहा गया कि जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी जो आर्टिकल 39B है और जो आर्टिकल 39C है, जो इनके अंतर्गत जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, उनको क्या है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर क्या है, उनको क्या है, उनके इन्फोर्समेंट को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। ये कहा गया, नो लॉ दैट सीक टू इम्प्लीमेंट द सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39B और C shall be void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14 और Article 19। स्टूडेंट ये इसमें कहा गया है कि जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा क्या है, इसमें ये कहा गया कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें जो आर्टिकल 39B है और आर्टिकल 39C है, उसको क्या है किसी भी बेसिस पर उसके इन्फोर्समेंट को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। इन लॉज को इस बेसिस पर वॉइड नहीं किया जा सकता है, इसके लिए पार्लियामेंट के द्वारा कोई भी लॉ नहीं बनाया जा सकता है कि जो कि क्या कर रहा हो, इस बेसिस पर कहा जाए कि वो फंडामेंटल राइट्स के वॉयलेशन को कर रहा हो। और इस बेसिस पर क्या है, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल B हैं, आर्टिकल 39B है और आर्टिकल 39 क्लॉज C है, इनको क्या है वॉइड किया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये इसमें आर्टिकल 31C कॉन्सेप्ट दिया गया है। स्टूडेंट इसको एक बार और समझ लीजिए कि क्या कहा मैंने कि जो आर्टिकल 31C है इसमें क्या कहा गया कि जो आर्टिकल 31B है और जो आर्टिकल 31C है, जो कि क्या है हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर जो आर्टिकल आते हैं, इसमें कहा गया कि इसको क्या है किसी भी ग्राउंड पर या किसी भी लॉ को बनाकर क्या है वॉइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C के इन्फोर्समेंट को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, इस बेसिस पर कि क्या है किसी भी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा हो अंडर आर्टिकल 14 या फिर अंडर आर्टिकल 19। इस बेसिस पर क्या है ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर जो आर्टिकल 39 क्लॉज B है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज C है, इसके अंदर जो भी लॉज बनाए गए हैं, जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं, उनके इन्फोर्समेंट को क्या है वॉइड नहीं किया जा सकता है, ये कहा गया। मीन्स स्टूडेंट इसमें मेनली ये प्रोविज़न दिया गया है अंडर आर्टिकल 31C कि क्या है जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें जो आर्टिकल 39 का क्लॉज B है और जो आर्टिकल 39 का क्लॉज C है, इसमें जो भी एक्ट्स दिए गए हैं, इसमें जो भी प्रोविज़न किए गए हैं,
उनके इन्फोर्समेंट को क्या किया जाएगा, उनके इन्फोर्समेंट को सेव किया गया। मीन्स की डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर ये जो दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इनको ही एप्लीकेबल बनाया जाएगा। और अगर कोई भी पर्सन क्या है इनको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर क्या करता है, चैलेंज करता है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये कहा गया हमारे आर्टिकल 31C में। इस चीज़ से क्या है, इसको सेव कर दिया गया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है आर्टिकल 31C की हेडिंग में कि सेविंग ऑफ लॉज को सेव कर दिया गया। गिविंग इफेक्ट मीन्स प्रभावी बनाने के लिए, इन्फोर्समेंट करने के लिए, किस चीज़ का, मीन्स एप्लीकेबल बनाने के लिए टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो क्या है कुछ निश्चित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। इस सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या आते हैं, इसमें आते हैं आर्टिकल 39 क्लॉज B और आर्टिकल 39 क्लॉज C। ठीक है, इनको क्या किया गया कि इनको इफ़ेक्ट में ला दिया गया, इनको इन्फोर्स कर दिया गया। और ये कहा गया कि कोई भी इनको क्या है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में जाकर चैलेंज नहीं कर सकता है। इस तरीके से इन लॉज को क्या कर दिया गया, सेव कर दिया गया। और इसी को हम स्टडी करते हैं अंडर आर्टिकल 31C में। ये था हमारा आर्टिकल 31C। और स्टूडेंट इसके साथ ही क्या है, इसके कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं। इसमें क्या है, जो आर्टिकल 31C है इसमें क्या है, दो प्रोविज़न किए गए हैं। और स्टूडेंट जो आर्टिकल 31C है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू ऐड किया गया था। जो आर्टिकल 31C है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू ऐड किया गया था। ठीक है, और स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि पहला प्रोविज़न तो हमने पढ़ लिया कि क्या है, जो आर्टिकल 39 का क्लॉज B है और जो आर्टिकल 39 का क्लॉज C है उसके इन्फोर्समेंट को क्या करना है, उसके इन्फोर्समेंट को एप्लीकेबल कराना है, उसके इन्फोर्समेंट को क्या करना है, उसके इन्फोर्समेंट के लिए काम करना है। और साथ ही क्या है, उसको फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के ग्राउंड पर क्या है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो स्टूडेंट इसमें आर्टिकल 31C में जो कि 71 में 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, इसमें दो प्रोविज़न किए गए थे। पहला प्रोविज़न तो हमने स्टडी कर लिया और इसमें नेक्स्ट प्रोविज़न था no law containing a declaration that it is for giving effect to such policy shall be questioned in any court on the ground that it does not give effect to such a policy। ये कहा गया स्टूडेंट कि कोई भी लॉ क्या हो, अगर कोई भी लॉ क्या कर रहा है, जो कि ये डिक्लेयर करता हो, जो कि ये पॉलिसी बनाई गई हैं, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 39 क्लॉज B है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज C है, इससे रिलेटेड जो भी प्रोविज़न बनाए गए हैं उस पर क्या है, अगर कोई भी क्वेश्चन किया जाता है, ये कहा गया है कि उसको क्या है किसी भी कोर्ट में क्या है उसके लिए इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कि क्या हो कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज B और अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज C, उसके क्या है कि इस पॉलिसी को क्या है इफ़ेक्ट में नहीं लाना चाहिए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्या है किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये कहा गया इसमें नो लॉ कंटेनिंग ए डिक्लेरेशन दैट इट इज़ फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू सच ए पॉलिसी। ये कहा गया है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कि क्या करता हो, इसके इफ़ेक्ट को, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में ये जो दो आर्टिकल दिए गए हैं आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C, इससे इसके इंक्लूजन से या इसके इफ़ेक्ट में आने का अगर कोई भी विरोध करता है कोई लॉ, तो क्या है उस पर क्या है कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोर्ट में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, जो कि क्या है
ये अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज बी और अंडर आर्टिकल 39 क्लॉज सी में जो प्रोविज़न किए गए हैं उसमें क्या है, उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है किसी भी लॉ के द्वारा इसके इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। इन द केस वन एंड द भारती केस 1973 द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्ड द अबव सेकंड प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 31C as unconstitutional and invalid on the ground that judicial review is a basic structure of the constitution and hence cannot be taken away। स्टूडेंट, जो हमने इसमें सेकंड प्रोविज़न पढ़ा जिसमें कि ये कहा गया कि जो ये क्या है, आर्टिकल 39 क्लॉज बी है, जो आर्टिकल 39 क्लॉज सी है, जिसमें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के ये जो आर्टिकल हैं, कहा गया कि इनका जो इफ़ेक्ट है, इनका जो इन्फोर्समेंट है, इसमें क्या है, इनके जो ये लॉ बनाया गया है इस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ऐसा जो प्रोविज़न किया गया था इसको क्या है, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या है, अपना जजमेंट दिया और इसमें कहा कि जो ये सेकंड प्रोविज़न है इसको क्या कर दिया जाएगा, ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी असंवैधानिक है और क्या है, ये इनवैलिड है। क्योंकि स्टूडेंट क्या था कि किसी भी लॉ को अगर बनाया जाता है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को या फिर कोई भी पॉलिसी बनाई जाती है उसके लिए क्या है, जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस किया जाना क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर में आता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कहा गया कि अगर आप कह रहे हैं कि इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है मींस किसी भी कोर्ट में, तो आप इसका मतलब क्या कर रहे हैं, इसको जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस से बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। और ये कहा गया कि जो जुडिशियल रिव्यू की प्रोसेस है वो तो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है और इसको क्या है, नहीं लिया जा सकता है। मींस कि आप कोई भी पॉलिसी बनाएं, कोई भी एक्ट्स बनाएं, उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ की पावर है कि उस लॉ को चेक किया जा सकता है कि वो सही बना है या नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसकी वैलिडिटी का चेकअप किया जा सकता है और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। तो स्टूडेंट क्या किया गया कि जो ये सेकंड प्रोविज़न था जिसमें कि ये कहा गया था कि जो ये आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर आते हैं, इन पर क्या होगा, किसी भी प्रकार के इनके इन्फोर्समेंट से रिलेटेड क्या होगा, कोई भी क्वेश्चन किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। तो इस चीज़ को क्या कर दिया गया, केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, इस प्रोविज़न को आर्टिकल 31C के दूसरे प्रोविज़न को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया और इसको इनवैलिड कर दिया। कहा कि ये क्या है, असंवैधानिक है और इनवैलिड है। और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में इसके इन्फोर्समेंट को लेकर, जबकि जो जुडिशियल रिव्यू है, इन्होंने कहा कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू है वो तो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है और उसको क्या है, नहीं लिया जा सकता है। इसीलिए स्टूडेंट जो ये इसका आर्टिकल 31C का जो आर्टिकल 31C है, इसका जो सेकंड प्रोविज़न है, इसको क्या कर दिया गया, इसको इनवैलिड कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। However, the above first provision of Article 31C was held to be constitutional and valid। जबकि स्टूडेंट जो ये पहला प्रोविज़न था जिसमें ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 31B है और जो आर्टिकल 31C है, इसका क्या है, इसका इन्फोर्समेंट क्या होगा, इसके इन्फोर्समेंट को किसी भी कोर्ट में क्या है, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर क्या है, उसको क्या नहीं किया जा सकता है, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस प्रोविज़न को क्या कर दिया गया था,
उस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था और उसको वैलिडेट कर दिया गया था। लेकिन स्टूडेंट ये कहा गया कि जो जितनी भी जो अदर पॉलिसीज़ हैं कि उससे अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है, जब इनकी क्या है आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी से रिलेटेड जो जब जुडिशियल रिव्यू करने की बात आई तो उस प्रोविज़न को क्या कर दिया गया, ये कहा गया कि क्या है उस पर क्वेश्चनिंग तो की जा सकती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू तो किया जा सकता है। इस बेसिस पर इसके सेकंड प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिडेट और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, जबकि जो पहला प्रोविज़न था जिसमें कि ये कहा गया था कि आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी को क्या है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर क्या है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऑथराइज कर लिया गया। The 42nd Amendment Act of 1976 extended the scope of the above first provision of Article 31C by including within its protection any law to the implement any of the directive principles specified in part of the Constitution and not merely in Article 39B or Article 39C। स्टूडेंट इसमें ये कहा गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हुआ उसके थ्रू क्या किया गया, जो हमारा जो आर्टिकल 31C था उसमें जो भी प्रोविज़न्स किए गए थे उसके स्कोप को, जो उसमें जो पहला प्रोविज़न था जिसमें कि ये कहा गया था कि जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज सी है उसमें जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसके प्रोविज़न्स के इन्फोर्समेंट को क्या है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर रोका नहीं जा सकता है और उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस चीज़ को क्या कर दिया गया, इस चीज़ को एक्सटेंड कर दिया गया और ये कहा गया कि अब जितनी भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 4 में, ठीक है, जो पार्ट 4 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें जितनी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, ठीक है, उन सभी को क्या किया जाएगा, उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि क्या हो उनके इन्फोर्समेंट के लिए, ठीक है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में है और वो क्या हो सबके सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हो। अब उन सबको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा और उनको भी इन्फोर्स कराया जा सकता है, ठीक है, ये कहा गया। और जबकि पहले क्या था, पहले ये कहा गया था कि केवल आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी का ही क्या किया जाएगा इन्फोर्समेंट कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कराया जाएगा और उसके इन्फोर्समेंट को फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर क्या है चैलेंज नहीं किया जा सकता है, उसके इन्फोर्समेंट को रोका नहीं जा सकता है। तो जो ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 आया इसमें यह कहा गया कि अब क्या होगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंडर जितने भी आर्टिकल आते हैं, जितने भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो भी स्पेसिफाइड हैं आर्टिकल पार्ट 4 के अंडर जो भी आते हैं उन सभी लॉज को क्या करा जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी, उनके इन्फोर्समेंट के लिए काम किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है, जो मिनर्वा मिल केस होता है 1980 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये प्रोविज़न किया गया था जिसमें ये कहा जाता है कि अब क्या होगा, अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जितने भी मतलब ये क्या है आर्टिकल 39 क्लॉज बी और क्लॉज सी तो क्या थे इनिशियली थे, लेकिन जो 76 का जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1976 का, उसमें क्या कहा गया था कि इसको क्या है हमारे पूरे पार्ट 4 के लिए, पार्ट 4 के जितने भी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं हर किसी के लिए अब इसको क्या कर दिया जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो कि स्पेसिफाई की गई हैं पार्ट 4 में उन सब के लिए क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा और उनके इन्फोर्समेंट के लिए क्या है काम किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट जो मिनर्वा मिल केस था 1980 में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया और इस एक्सटेंशन को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और
इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये कहा गया कि जो आपने ये एक्सटेंशन किया है, जिसमें कि आपने क्या कहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में जितने भी स्पेसिफाइड जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उनको क्या किया जाएगा, उनके इम्प्लीमेंट के लिए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि उनको फंडामेंटल राइट्स के बेसिस पर वॉयलेट ना किया जाए, उनको चैलेंज ना किया जाए, उनके इन्फोर्समेंट को जो ये एक्सटेंशन किया गया था। इसको मिनर्वा मिल केस ऑफ 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन के थ्रू उस एक्सटेंशन को क्या कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इनवैलिड कर दिया, और ये कहा कि क्या है, ये जो प्रोविज़न किया गया है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो अब क्या बचा कि जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी और आर्टिकल 39 क्लॉज सी है उसी को ही प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी, उसी को उसके ही जो प्रोविज़न्स उनके एनफोर्समेंट के लिए काम किया जाएगा, जो कि क्या हो, फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर इनके एनफोर्समेंट को रोका नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन जो एक्सटेंशन का प्रोविज़न किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि पार्ट 4 के अंदर जो भी स्पेसिफाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, उन सभी के इन्फोर्समेंट के लिए किसी भी लॉ को बनाया जाएगा तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इस बात को क्या कर दिया गया, इस प्रोविज़न को मिनर्वा मिल केस ऑफ 1983 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और आर्टिकल 31C। ठीक है, इसमें हमने पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेविंग ऑफ लॉज प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ ई स्टेट्स, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या किए जाते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, एग्रीकल्चरल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, इंडस्ट्री से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड क्या है, 5 टाइप्स के कैटेगरीज के लिए लॉज बनाए जाते हैं और उनको अंडर आर्टिकल 31A सेव कर लिया जाता है। जबकि स्टूडेंट जो हमने आर्टिकल 31B पढ़ा उसमें हमने क्या पढ़ा कि अब क्या किया गया, गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस थे जो कि किससे रिलेटेड थे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे, या फिर क्या थे, जो भी क्या थे, ज़मींदार वो क्या थे, जो भी अबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी से रिलेटेड थे, उन सबको क्या कर दिया गया था, 9 शेड्यूल में उनको इंक्लूड कर दिया गया था। ये किससे रिलेटेड थे, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड थे। ठीक है, ई स्टेट से रिलेटेड थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी एक्ट्स और रेगुलेशन थे, और क्या कर दिया गया था, और जो इसका स्कोप था आर्टिकल 31B का, हमने पढ़ा कि वो आर्टिकल 31A से भी वाइड था, जिसमें कि वो सारे एक्ट्स आते थे कि भले ही वो आर्टिकल 31A के अंदर आते हों उन 5 कैटेगरीज में, या फिर वो क्या हों, ना आते हों, लेकिन वो सबके सब इंक्लूड थे आर्टिकल 31B के प्रोविजंस के अंतर्गत। आर्टिकल 31B के अंदर वो सभी एक्ट्स एंड रेगुलेशंस आते थे जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे, ई स्टेट से रिलेटेड थे, और उनको 9 शेड्यूल में क्या कर दिया गया था, सेव कर दिया गया था। नेक्स्ट हमने पढ़ा स्टूडेंट कि जब IR कोहलो केस 2007 होता है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि अब इनका भी जो 9 शेड्यूल के अंदर जो आपने स्टेट के द्वारा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो एक्ट्स एंड रेगुलेशंस डाले गए हैं, अब उनका भी क्या किया जाएगा, जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। कब से, एक डेट दी गई कि 24 अप्रैल 1973 के बाद अगर अब 9 शेड्यूल में किसी भी नए एक्ट या रेगुलेशन को जोड़ा जाएगा तो अब वो क्या है, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब वो कोर्ट में चैलेंज किया जाने के लिए ओपन है, उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, क्योंकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, एक बेसिक फीचर है, इसीलिए कहा गया। ठीक है, और नेक्स्ट हमने पढ़ा कि उसके बाद कि जो ये 9 शेड्यूल है इसमें क्या है, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स के जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड मामले होते हैं, जो अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था वो सब इंक्लूड होते हैं, साथ ही पार्लियामेंट के जो अदर मैटर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था।
उसके बाद हमने पढ़ा आर्टिकल 31C को, जिसको कि हमने पढ़ा कि इसको 25th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। और इसके क्या थे, 2 प्रोविज़न किए गए थे, जिसमें से कि पहला प्रोविज़न था कि क्या है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो आर्टिकल 39 क्लॉज बी है और जो आर्टिकल 39 क्लॉज सी है, उसको क्या है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर इन दोनों आर्टिकल्स के इन्फोर्समेंट को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये पहला प्रोविज़न था। और इसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 में इसको क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशनल और वैलिड डिक्लेयर किया था। इसको क्या बताया था, संवैधानिक बताया था। जबकि स्टूडेंट जो दूसरा प्रोविज़न था आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 31 क्लॉज सी के अंदर, ठीक है, ये जो दूसरा प्रोविज़न था आर्टिकल 31 क्लॉज सी के अंदर, इसमें क्या कहा गया था कि अगर कोई भी लॉ है जिसको कि क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर बनाया गया है, उस पर कोर्ट में कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है इसके इन्फोर्समेंट से रिलेटेड। तो इस चीज़ को क्या है, केशवानंद भारती केस ऑफ 1973 के डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये आर्टिकल 31 के क्लॉज बी के प्रोविज़न को क्या कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और इनवैलिड कर दिया गया। क्योंकि इन्होंने क्या है, यहाँ पर जुडिशियल जो रिव्यू था उसके कॉन्सेप्ट को क्या है इंट्रोड्यूस होने से मना कर दिया था। जबकि जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट हमारा आर्टिकल 31C। फिर हमने पढ़ा कि जो फिर इसका जो इसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट होता है 1976 में, जिसमें कि जो ये क्या होता है, जो ये पहला प्रोविज़न था हम किसका, आर्टिकल 31C का, कि जिसमें क्या कहा गया था पहले कि जो आर्टिकल 31 क्लॉज बी है और आर्टिकल 31 क्लॉज सी है, उसमें जो भी लॉज बनाए जाएंगे, जो भी लॉज बनाए जाएंगे उनको क्या किया जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जिससे कि अगर उनका फंडामेंटल राइट से कॉन्ट्राडिक्शन हो, अगर तो उस बेसिस पर उनके इन्फोर्समेंट को ना रोका जा सके, उनके इन्फोर्समेंट को क्या है प्रोटेक्शन दी जा सके। ठीक है, लेकिन जब ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 हुआ तो उसने क्या है, ये जो पहला जो आर्टिकल 31C का जो फर्स्ट प्रोविज़न था इसके स्कोप को और एक्सटेंड कर दिया। और इसमें कहा गया कि जो क्या है, अब क्या होगा, पार्ट 4 के अंदर जितने भी स्पेसिफाइड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आते हैं उन सभी के लिए क्या होगा, क्या करा जाएगा, अगर उनके अंदर कोई भी लॉ है तो उसको क्या किया जाएगा, उसके इन्फोर्समेंट के लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाएगा अंडर आर्टिकल 31C। लेकिन स्टूडेंट क्या हुआ कि इसको मिनर्वा मिल केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंशन को जो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू किया गया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, मिनर्वा मिल केस 1980 में। तो स्टूडेंट इसमें हमने समझा आर्टिकल 31A को, आर्टिकल 31B को और आर्टिकल 31C को। और यहाँ पे क्या है, आई होप स्टूडेंट कि आपको समझ में आया हो। और यहाँ पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।